स्वागत है दोस्तों आपका अपने परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं हमारे चैनल पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कि हमारे साइंस पोर्शन है, और सोशल साइंस हो गई, हिंदी इंग्लिश और गृह विज्ञान सभी मैथ सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। आज हम देखेंगे साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास क्या है, धातु और अधातु, वीडियो नंबर 2 और केमिस्ट्री है जो कि बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है कि सर केमिस्ट्री पढ़ाइए, जो कि सर आप धातु और अधातु की एक ही वीडियो डाले हैं। तो हमने सोचा ना होना जाए कि केमिस्ट्री का वीडियो ही चला दें। तो आज हमने वीडियो नंबर 2 जो कि धातु और अधातु का है, जो कि आज हमने केमिस्ट्री का लिया है, क्योंकि इसमें हमने धातु क्या होती हैं, धातु कितने प्रकार के होते हैं, धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, धातुएं का वर्गीकरण और सुचालक सब पढ़ लिया है। दोस्तों अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी रहेगी, धातु और अधातु नाम से चैप्टर से पड़ी रहेगी, आप उसे जाकर अवश्य वॉच कर लें। आइए देखते हैं क्या साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 जो कि धातु अधातु है। आइए देखते हैं। इसके पहले आप उस वीडियो को अवश्य जाकर वॉच कर लें जो कि फर्स्ट वीडियो पड़ी हुई है। आइए देखते हैं। तो हमारे पास दूसरे वीडियो में पहला पॉइंट क्या है, अधातुएं यानी जिसको बोलते हैं नॉन मेटल। अधातुएं क्या होती है, अधातुओं में क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि ऐसा क्या चीज़ होता है कि यह धातु की तुलना में बहुत कम होती है। अर्थात कह सकते हैं कि होती तो हैं परंतु धातु की तुलना में बहुत कम होती हैं। ऐसा क्या होता है कि जो धातुओं में गुण पाए जाते हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं, जो धातुओं में जैसे धातुओं में चमक होती है इसमें नहीं होती। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। आइए देखते हैं अधातु क्या है। पहले इसके पॉइंट पढ़ेंगे, फिर भौतिक गुण पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है, जिसके कारण इसमें क्या क्या कमियां होती हैं, जिसके कारण यह मतलब कि कह सकते हैं कि ठोस नहीं होते, भंगुर होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं, कह सकते हैं कि धातुवर्धनीय नहीं होते हैं, या कह सकते हैं इसमें तन्यता नहीं पाई जाती है। आइए एक एक करके समझते हैं। तो पहले आइए देखते हैं अधातु क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन, क्या इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण करती हैं परंतु क्या देती हैं, तो ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण करती है मतलब कि लेती हैं। अच्छा एक चीज़ आप ही बताइए, ये क्या है, मान लीजिए आप प्लस है या माइनस है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 2 रुपये है, इसके पास 1 रुपये है। मान लीजिए आपके पास 3 रुपये है, इसके पास 1 रुपये है। तो दोस्तों ये आपके पास क्या कर रहा है, आपके पास आपसे ये 1 रुपये ले रहा है। सर दोस्तों आप इसको 1 रुपये दे रहे हैं, आपके पास 2 हो जा रहा है और इसके पास 2 हो जा रहा है। 2 तो हो जा रहा है परंतु 2 तो हो जा रहा है परंतु देखिए यहाँ पर 1 रुपये इसने क्या किया है, ऋण लिया है। क्या लिया है? ऋण लिया है। इसीलिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन को तो ये ग्रहण कर रहा है परंतु ये क्या हो जा रहा है, ऋणायन। क्या हो जा रहा है? ऋणायन। यानी हम कह सकते हैं 1 रुपया का क्या हो जा रहा है, ऋणी हो जा रहा है। फलाने के बोलते नहीं, फलाने तुम्हारे 1 रुपये लिए हो, तो उसका मतलब ऋणी हो जा रहा है कि उसने 1 रुपये किसी व्यक्ति से ऋण लिया है। अर्थात यह क्या हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे से तो लेता है परंतु ऋणी हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं ऋणायन बनाता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं, अधातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण करता है परंतु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके भी यह धन ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे ही हम अधातु कहते हैं। धातुओं की तुलना में अधातु बहुत कम होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधातु, मान लीजिए धातु पृथ्वी में बहुत प्रकार के होते हैं परंतु धातु की जितनी तुलना धातु की है उतनी तुलना धातु की नहीं है। अधातुओं की तुलना बहुत बहुत
कम होती है। क्यों? क्योंकि धातु जो होते हैं पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जो हमारे पास अधातु होते हैं वो धातुओं की तुलना में बहुत कम पाए जाते हैं। अब जो ज्ञात तत्व है, मतलब जो जिसको वैज्ञानिक ने खोज लिया है, उसको मैं क्या कह रहा है, अब ज्ञात तत्वों में लगभग कितने तत्व हैं? 22 तत्व हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने 22 अधातुएं खोजी हैं। कितने अधातुएं खोजी हैं? तो जिसमें 22 तत्व खोजे हैं, जो कि क्या है? अधातुएं हैं। जिसमें क्या 10 अधातुएं क्या हैं? ठोस है। अधातु के अंदर तो आती हैं, मगर क्या है? ठोस है। जैसे हीरा ठोस रहता है, परंतु क्या है? अधातु है। ग्रेफाइट ठोस रहता है, परंतु क्या है? धातु है। धातु है। क्यों? क्योंकि यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, परंतु कैसा होता है? अधातु होता है। अधातु होता है। जैसे 10 अधातु ठोस तथा 11 अधातु कैसे होते हैं? गैस अवस्था में होते हैं। हमने आपको अधातुओं के बताया, जैसे ठोस में जैसे हीरा हो गया, सोडियम हो गया, ये कैसे ये सब किस में आते हैं? तो ये सब जैसे ग्रेफाइट हो गया, ये सब अधातु ठोस में आते हैं, परंतु कैसे होते हैं? अधातु होते हैं। और उसी प्रकार 11 जो अधातु होते हैं गैस अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं? गैस अवस्था में होते हैं। परंतु जो एक अधातु द्रव अवस्था में होता है उसका नाम क्या है? आप प्लीज़ कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि जो एक अधातु द्रव अवस्था में है उसका क्या नाम है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर प्लीज़ बता दीजिए, तो हम आपको कमेंट में बता देंगे कि जो एक अधातु द्रव अवस्था में है उसका क्या नाम है। दोस्तों थोड़ा आप भी सर्च करिए, आपको भी थोड़ा दिमाग रिमाइंड हो। क्या हो? रिमाइंड हो। क्या हो? रिमाइंड हो। आइए देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण आइए देखते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अधातुवर्धनी हो गया, भंगुरता हो गया, तन्यता हो गया, चमक हो गई, अधातुओं में ऊष्मा हो गया, और क्या हो गया? कोमलता हो गई, कोमलता हो गई, कठोरता हो गई। तो ये सब क्या आते हैं? अधातुओं के गुण में आते हैं। आइए देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं में कितने प्रकार के भौतिक गुण होते हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1 अधातुवर्धनीयता एवं तन्यता। दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर हमने तो ठोस अवस्था में पढ़ा था धातुवर्धनीयता और तन्यता, चमक और भंगुरता, इसमें भी होता है। हाँ अधातु में भी भंगुरता होती है। अधातु में भी क्या होती है? धातुवर्धनीयता होती है। आइए हम इसको आपको समझाते हैं, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। तो क्या कह रहा है? अधातुएं अधातुवर्धनीय एवं तन्य नहीं होती हैं। हम कह सकते हैं अधातुओं, जिस प्रकार एक मान लीजिए क्या है? लोहे की गोली है, ठीक है, हम इसके ऊपर जब हथौड़ा का प्रहार करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? ये चपटा हो जाएगा ना, चपटा होकर और अपने आकार में क्या कर लेगा? अपने आकार में वृद्धि कर लेगा। क्या कर लेगा? चपटा यानी पतला होता चला जाएगा, जो कि चादर का रूप ले लेगा और अपने आकार में वृद्धि कर लेगा। और मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, कोई तार है, तार को हम हीट किए और इस पर क्या प्रेस किए? इस पर हम हथौड़ा प्रेस किए। जब हथौड़ा मारे इस पर तो ये ऐसे फैल कर ऐसे खींचे तो ऐसे फैल कर बड़ा हो गया, फैल कर क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसमें क्या होती है? तो इसमें तन्य होते हैं। क्या होते हैं? तन्यता होती है। परंतु ये धातुओं में ही होता है, अधातुओं में नहीं होता है। मान लीजिए आप ये लकड़ी का गुटका लिए, ठीक है, लकड़ी का गुटका है, आप सोच रहे हैं सर ने बताया है कि आपने सोचा कि अधातुओं में भी अधातुवर्धनीयता होगी, अधातुओं में भी तन्यता होगी। जैसे ही आप इस पे एक हथौड़े का प्रहार किए, ये टूटकर अलग अलग हो गए। दोस्तों मतलब कह सकते हैं कि इसकी जो अधातुवर्धनीयता फैलने की थी वह फैल कर ना होकर टूटकर, या कह सकते हैं फटकर अलग अलग हो गई। हम सोचिए कि सर ने बोला है धातुओं में क्या? धातुओं में तन्यता होती है। हम तार को खींचकर लंबा कर सकते हैं, तार को खींचकर चौड़ा कर सकते हैं, तो क्या हम लकड़ी को भी लंबा कर सकते हैं? आइए हम देखते हैं। मान लीजिए ये कोई लकड़ी का गुटका है, ठीक है,
लकड़ी का एक मान लीजिए लकड़ी है, ठीक है। हम सोचे इसको इधर से मान लीजिए इधर से रस्सी से बांधे और इधर रस्सी से बांधे, इधर रस्सी से बांधे, इधर रस्सी से बांधे, और हम दो लोग खींच रहे हैं। जब दो लोग खींच रहे हैं सोच रहे होंगे कि यह इसको गर्म करें और यह क्या होगी तनेगी, परंतु ना तन करना या अलग अलग हो जाएगी, मतलब कह सकते हैं ब्रेक हो जाएगी बीच पर से, यानी टूट जाएगी। यही कारण है कि अधातुओं में क्या होती है, यही कारण है कि अधातुओं में ना तो अधातुवर्धनीयता होती है, ना तो अधातुवर्धनीयता होती है, ना तो तन्य होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धातुओं को पीट कर तब पतली चादर तरह नहीं बनाया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि अधातुओं को पीटकर उनको पतली चादर के रूप में नहीं बनाया जा सकता, ना तो अधातुओं को खींचकर लंबा किया नहीं जा सकता और ना ही खींचकर लंबा किया जा सकता है। क्यों? बिकॉज अधातु एक क्या होती है, अधातु ना तो अधातुवर्धनी होती है, ना तो तन्य किया जा सकता है। यही कारण है कि वह बीच से फट जाती हैं या बीच से टूट जाती हैं। आइए देखते हैं क्या देखते हैं, आइए देखते हैं भंगुरता क्या होती है। भंगुरता नंबर 2, भंगुरता बोले तो भंगुरता अधातुओं का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। क्या होता है? भंगुरता अधातुओं का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। क्या होता है? अधातुओं का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है जो ठोस अधातुओं को हथौड़े से कूटने या पीटने पर या कह सकते हैं खींचने पर आसानी से क्या हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था, जैसे मान लीजिए पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो निब होती है वह ठोस तो रहती है, परंतु हम उसको चाहें कि पीट कर उसे हम चौड़ा कर दें तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह बीच पर से टूट जाएगा और बुरादा के रूप में बोल सकते हैं बढ़ जाएगा। या अगर हम सोचें कि उसको पेंसिल के अंदर के निब को खींच कर बड़ा करना चाहें तो भी ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये बीच पर से टूट कर कई खंडों में विभक्त हो जाएगा, या कह सकते हैं कि बढ़ जाएगा। यह गुण द्रव एवं गैस अवस्था में कभी नहीं पाया जाता। हम कह सकते हैं कि जो भंगुरता होती है वो कभी ना तो गैस अवस्था में पाई जाती है और ना ही द्रव अवस्था में पाई जाती है, ना ही द्रव अवस्था एवं ना ही गैस अवस्था में लागू नहीं होती है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है चमक। जिस प्रकार आपने धातुओं में चमक देखी थी, लोहे में चमक देखी थी, एल्युमिनियम में चमक देखी थी, आइए उसी प्रकार हम धातुओं में देखते हैं चमक होती है कि नहीं होती है, कि यह अपवाद होता है। क्या कह रहा है? अधातुएं चमक नहीं होती हैं। हम कह सकते हैं कि अधातुओं में जो मेन धातु, मतलब कह सकते हैं जो पेवर धातु होता है उसमें चमक नहीं होती है, परंतु अब आर्टिफिशियल धातु बनने के कारण उसमें चमक उत्पन्न की जा रही है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल यानी कह सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से कृत्रिम विधि द्वारा इंसानों द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं चमक उत्पन्न हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चमक अधातुएं चमक जो प्राकृतिक धातु होती है, जैसे लकड़ी में कोई चमक होती है? नहीं। लकड़ी में कोई चमक होती है? नहीं। पत्थर में कोई चमक होती है? नहीं। परंतु पत्थर में भी चमक उत्पन्न हो रही है। किस प्रकार? क्योंकि उसे कृत्रिम विधि द्वारा लैब में या कह सकते हैं कारखानों में ले जाकर उसकी घिसाई पिटाई करके उसमें चमक उत्पन्न की जा रही है। और क्या कह रहा है? अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं और ना ही उन पर पॉलिश की जाती हैं। मतलब जो कह सकते हैं जो प्राकृतिक अधातु होती हैं उस पर पॉलिश नहीं की जा सकती हैं, और जो कृत्रिम अधातु हैं उस पर पॉलिश की जा रही हैं, पॉलिश की जा सकती हैं, ना ही उस पर पॉलिश की जा सकती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों धातुओं के रासायनिक गुण। आप सोच रहे होंगे सर हम तो अधातु पढ़ रहे हैं तो इसमें धातुओं का रासायनिक गुण कैसे आ गया? तो दोस्तों हमने धातुओं के रासायनिक गुण नहीं पढ़ा है। आइए हम पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुण नहीं पढ़ा है। जिस धातुओं का रासायनिक गुण होता है परंतु अधातुओं का रासायनिक गुण नहीं होता है। तो पहले हम आइए धातुओं के रासायनिक गुण देखते हैं और कोशिश करेंगे कि अधातु के भी रासायनिक गुण
हम कहीं न कहीं से एनसीईआरटी से आपके लिए निकाल कर लाएंगे। आइए देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। पहला एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। पहले हम देखेंगे जब धातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जब उसको हम ऑक्सीजन के साथ नहीं उभयधर्मी ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। फिर आप कहेंगे दोस्त सर उसे अगर धातु जो मतलब धातु है उसको ऑक्सीजन के साथ कराया आपने, उभयधर्मी के साथ कराया आपने, आप इसको तो सर जिसके साथ करा दीजिए तो आप इसको कह दीजिए कि हम क्षारीयता मतलब क्षार के साथ करवा दीजिए। फिर उसके बाद कहेंगे अम्ल के साथ करवा दीजिए। तो हम आपको सब आप ये जो बोल रहे हैं अम्लता, क्षारीयता, उभयधर्मी और ऑक्सीजन सबको हम बारी बारी से देखेंगे। पहले आइए हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं समस्त धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब कह सकते हैं कि वे सभी अभिक्रियाएं जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, वे सभी अभिक्रियाएं जो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। वही क्या कहलाती हैं, तो वही धातुओं के ऑक्सीकरण के साथ क्रिया करके वही क्या कहलाएंगे, धातु ऑक्साइड कहलाएंगे। तो पहले हम सल्फर लेंगे। मान लीजिए हम क्या लिए, सल्फर लिए, फिर ऑक्सीजन लिए। हम जब सल्फर का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ क्या कराएंगे, क्रिया करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा SO2, अर्थात हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। उसी प्रकार जैसे हम हाइड्रोजन को किसके साथ, हाइड्रोजन को हम जल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा मित्रों, हमारे पास बनेगा H2O। वह H2O, तो H2O किसका फार्मूला होता है, आप बताइए H2O किसका फार्मूला होता है। यह बहुत ही इजी है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस तरह करिए, जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि समस्त धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड। उसी प्रकार हमने यहाँ देखा सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाए। उसी प्रकार यहाँ H के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके हाइड्रोजन और किसकी क्रिया बनाए, तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड हमने यहाँ बनाया, तो जिसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड को H2O, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर, हम आपको फार्मूला नहीं बताएंगे। दूसरा फिर क्या कह रहा है 2Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 2MgO, अर्थात हम कह सकते हैं मैग्नीशियम, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, मैग्नीशियम डाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें देखिए दो है, तो मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड। हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। आइए देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो हम कह सकते हैं ऐसे धातु जो ऑक्साइड तो है ही, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे ही हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है Al2O2 को हम क्या कह सकते हैं, तो Al2O2 को हम कह सकते हैं
एल्युमिनियम O2 क्या कहेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या कहेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड। Al2O2 हम क्या कहेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसी प्रकार हमारे पास है ZnO। ZnO को क्या कहते हैं, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एक फार्मूला हमने बता दिया है, एक फार्मूला आप कमेंट में बताइए कि ZnO का रासायनिक नाम क्या होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए हमने Al2O2 को लिए, Al2O2 जिसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम 6HCl हाइड्रोक्लोराइड के साथ लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। आइए हम आपको प्रक्रिया करते हैं, दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास Al2O2 है जिसको हम 6HCl हाइड्रोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। हमारे पास कितना एल्युमिनियम है, 2, तो हमारे पास यहाँ Al2O निखर आ जाएगा, 2 एल्युमिनियम बाहर आ गया। हमारे पास कितना, देखिए 6Cl है ना, 3Cl यहाँ निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 3Cl यहाँ निकाल लेंगे, इसके साथ इसके जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 6Cl हमारे पास प्राप्त हो गया, ठीक है। हमारे पास कितना बचा, 3। यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए हमारे पास 6H है, तो हम लिखेंगे 3H2। जब 2 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो हमारे पास निकल कर 6 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना एच आ गया, 6। हमारे पास O कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। तो हमारे पास कितना एच है, 2 है, 2 हो गया। इसमें एक ऑलरेडी पहले से छुपा रहता है, तो हमारे पास कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, 3H2O। हमारे पास लास्ट में क्या बच के आएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। लास्ट में क्या बच के आएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। और ये क्या है, ये है हमारे पास जल, क्या है, जल है। 3 भार मतलब 3 ग्राम भार वाला जल हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है, जब हम Al2O2 को किसके साथ, 2NaOH, NaOH को हम किसका फार्मूला है, प्लीज़ आप इसे कमेंट में बताना नहीं भूलिए। जब हम Al2OH को Al2O2 को 2NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास 2NaAl, देखिए यहाँ देखिए हमारे पास कितना N है, तो 2Na है, तो यहाँ पर हम ले लिए 2Na। हमारे पास Al2 कितना है, तो Al कितना है, Al हमारे पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले हम जब 2 ले लिए हैं तो हमें यहाँ लेना ही नहीं है। अगर हम यहाँ ले लेंगे तो हमारे पास 2 दूनी 4Al हो जाएगा ना, 4Al हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 2Na यहाँ है, 2Al2, तो हम ऑलरेडी पहले 2 ले लिए हैं, तो हमारे पास यहाँ Al बचेगा। हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम O अकेले लेंगे, ठीक है, O अकेले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 पहले से है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा NaLO, 2NaLO। फिर हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में हमारे पास जल बचेगा। क्या बचेगा, लास्ट में जल बचेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्षारीकता ऑक्साइड। क्षारीकता ऑक्साइड देखते हैं। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है क्षारीकता ऑक्साइड। इसके पहले हमने देखा था ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण। फिर उसके बाद हमने देखा था क्या, हमने देखा था उभयधर्मी ऑक्सीकरण। अब हम देखेंगे क्षारीकता ऑक्सीकरण। हम क्या देखेंगे, क्षारीकता ऑक्सीकरण। कह सकते हैं कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल में विलय होकर, यानी ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, क्षारीकता ऑक्साइड कहलाती हैं। अभी तक हमने देखा था धातु ऑक्साइड में क्या घुला था, तो ऑक्सीजन घुला था। अब हम धातु ऑक्साइड में क्षार को घोलेंगे। तो जब धातु ऑक्साइड में जल में विलय होकर धातु ऑक्साइड क्षार में विलय हो जाएगा, मतलब क्षार, अगर जब धातु ऑक्साइड क्रिया क्षार के साथ करा देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, क्षारीकता ऑक्साइड। जैसे 2Na2O, Na2 किसको कहते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड को ही हम Na2O कहते हैं। प्लस जब हम जल को मिलाएंगे, मतलब ये तो हो गया मान लीजिए क्षार, क्योंकि यह क्षारी में आता है, और क्षार में हम जब जल मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आएगा, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सोडियम
हाइड्रा ऑक्साइड कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अथवा हम कह सकते हैं जब धातु ऑक्साइड को हम जब जल में एक क्षार, ऐसे भी कह सकते हैं कि जब क्षार को जल में विलय करते हैं तो हमारे पास एक क्षारयुक्त ऑक्साइड बनता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम K2O यानी हम कह सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पोटेशियम, क्या नाम है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है एनोडीकरण। एनोडीकरण आप इसको पहली बार सुने होंगे क्योंकि यह हमारे एनसीईआरटी में अभी हाल ही में ही 2023 में जुड़ा हुआ है। तो एनोडीकरण आइए देखते हैं। वायु के संपर्क में जो आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, अतः हम कह सकते हैं मान लीजिए कोई एल्युमिनियम की क्या है? राड है, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है? मान लीजिए कोई एल्युमिनियम की क्या है? राड है। जो एल्युमिनियम की राड है इस पर जब यह वायु के संपर्क में आएगा, यह वायु मान लीजिए ये एल्युमिनियम की राड है और ये जब वायु के संपर्क में आएगा तो इस पर क्या जम जाएगी? एक पतली सी परत जम जाएगी। अतः हम कह सकते हैं नमी के संपर्क में एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत जम जाती है। मान लीजिए एक एल्युमिनियम की राड है, ठीक है। जब यह वायु के संपर्क में आएगी, बाहरी द्वारा वायु के संपर्क में यह आएगी तो इस पर एक मोटी परत जम जाती है। क्या जम जाती है? मोटी परत जम जाती है, जो कि मोटी परत का निर्माण करती है। क्या करती है? निर्माण करती है और यहाँ पर उसे और अधिक संक्षरण से बचाता है। मतलब कह सकते हैं जब उसमें परत बन जम जाएगी तो देखते हैं आप कभी कभी हरा हो जाता है, एल्युमिनियम हरा हो जाता है या काला हो जाता है, तो अधिक मतलब और अधिक संक्षरण को बताना मतलब उसको गलने से या कह सकते हैं कि उसको मूर्छा लगने से बचाता है। एल्युमिनियम पर एक मोटी क्या जम जाती है? परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम एनोडीकरण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक एल्युमिनियम है, उस पर जब हुआ एक वायु के संपर्क में आएगी तो एक मोटी परत जम जाती है जो और अधिक संक्षरण को रोकती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।